हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं? इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर को हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा सा राइट्स के बारे में। देखो, जब भी हम राइट्स के बारे में बात करते हैं, बेसिक आइडिया होता है हम सभी को कि राइट्स क्या होते हैं। हाँ, हमें पता होता है कि अच्छा ठीक है, राइट्स क्या होते हैं। राइट्स बेसिकली कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से हम अपने आप को डेवलप कर पाते हैं, अपने आप को ग्रो कर पाते हैं। और जो भी हमारा टैलेंट है, जो भी हमारी स्किल्स है, हम उनको डेवलप कर सकते हैं जब हमें कुछ सर्टेन राइट्स मिलते हैं। चाहे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, चाहे वो फिर जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हम लोग बात कर ले, या फिर एक राइट ये भी होता है कि हम अपने अपने प्रोफेशन, जो अपना चॉइस का प्रोफेशन है, हम उसको कर कर सकते हैं। ठीक है, हम उस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। ये सारे क्या है, ये सारे बेसिक राइट्स हैं। हमें बोलने का अधिकार है, हमें जो है अपने अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, अपने पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारा एक बेसिक आइडिया है कि अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमें क्या कहती है, ये सारी चीज़ें हम राइट्स की जब भी बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है। तो इतना बेसिक आइडिया तो हम सभी को है लगभग। इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर है इसमें हम फंडामेंटल राइट्स को समझने जा रहे हैं। ठीक है, राइट्स का एक प्रकार होता है, एक टाइप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो वो क्या होते हैं और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से लिखे गए हैं, कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार इंट्रोडक्शन में दिया क्या हुआ है। ठीक है, As we studied in the last chapter, the Constitution is a document that set the limits on the powers of the government. पिछले चैप्टर में हमने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करी थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कुछ लिमिट लगाता है। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर के ऊपर कुछ लिमिट लगाता है ताकि गवर्नमेंट अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे और लोगों को उनके जो राइट है, उनका जो फ्रीडम है, उनको कर्टेल ना करे। ठीक है, तो इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट कर रहा है कि गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी ना करे और लोगों को दबाए ना। ठीक है, तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और एंड इट इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन एंजॉय सर्टेन राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करने के साथ साथ में ये इंश्योर करता है कि कंट्री में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। ठीक है, लोकतंत्र हो। और लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी की जब भी बात आती है तो दिमाग में एक चीज़ आती है कि अच्छा डेमोक्रेसी अगर है तो लोगों को कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए होंगे, ये चीज़ आती है दिमाग में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बना रहेगा और जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं उन सबको कुछ सर्टेन राइट्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी ये चीज़ इंडिया में इंश्योर कर रहा है बाय गिविंग अ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमें क्या दे रहा है, हमें कुछ राइट्स दे रहा है जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल का मतलब क्या है, बेसिक राइट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल्सो मेंशंस द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स। तो जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स हैं और अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें कंटेन होती है। जब हम थर्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उस थर्ड पार्ट में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ये थर्ड पार्ट में आते हैं। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि जब भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है, कुछ लिमिट्स लगाई जा सकती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक एग्जाम्पल समझ लो। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इट डज़ नॉट मीन कि हम जो मर्जी आएंगी वो बोलेंगे, जब चाहेंगे तब बोलेंगे, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देंगे। ऐसे ही इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंडिया की जो अलग अलग फ्रेंडली रिलेशंस हैं, इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ में, हम उसके खिलाफ कुछ बोलने लगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हम पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करने के लिए कुछ भी बोल दें, है ना। कभी हमारी स्पीच की वजह से अगर किसी सोसाइटी में जो पीस है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, अगर उस पर खतरा आ जाता है, तो फिर हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्शन, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, उसको छीन लिया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि हम अपने राइट्स को कभी भी मिसयूज़ ना करें। ठीक है, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, देयर कैन बी लिमिटेशंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
अब क्या हुआ है, अब यहाँ पर इन द पास्ट 6 decades द स्कोप ऑफ द राइट्स हैज़ चेंज एंड इन सम रिस्पेक्ट एक्सपैंडेड। क्या कह रहा है कि पिछले जितने भी टाइम से जब से हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करा, उसके बाद से जो हमारा स्कोप ऑफ राइट्स है वो क्या हुआ है, वो चेंज हुआ है। ठीक है, राइट्स का स्कोप बढ़ा है, एक्सपैंड हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 वो क्या कहता है, वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। ये जो राइट टू लाइफ है ना, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक तरीके से इसको एक्सपैंड किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, डिटेल में एक्सपैंड कैसे करा गया है, कौन कौन इसमें क्या हुआ है, इसमें बेसिकली नए नए राइट्स को हमने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर ऐड करा है। मैं क्या कह रही हूँ, आर्टिकल 21 इस पूरे चैप्टर में स्पेसिफिकली डील किया गया है। ये चीज़ हम तब अंडरस्टैंड और ज़्यादा डिटेल में कर लेंगे, अभी बस इतना समझना है कि ये चीज़ एक्सपैंड हुई है, हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है वो बढ़ा है। ठीक है, बस इतना समझ लो, कैसे बढ़ा है डिटेल में हम अंडरस्टैंड करेंगे जब हम आर्टिकल 21 को अंडरस्टैंड करेंगे। अब यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स का ये जो पॉइंट्स है ये बेसिकली पूरा बताते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को टच करेंगे इस पूरे चैप्टर में। सबसे पहला पॉइंट है, व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने अलग अलग प्रकार के हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट करे गए हैं, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। हम हर राइट को डील करेंगे, एक एक राइट को पढ़ेंगे डिटेल में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड व्हाट रोल द जुडिशरी हैज़ प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स। हम क्या पढ़ेंगे, हम ये समझेंगे कि ये राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स जो है, उनको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है और जुडिशरी ने किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है ताकि ये हमारे राइट्स प्रोटेक्टेड रहे अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कभी कभी वायलेट कर सकती है, कुछ और इंडिविजुअल्स हमारे राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी ने किस तरीके से हमारे राइट्स को बचाए रखा है, ये चीज़ भी हम समझेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ेंगे, ये क्या होता है। नया शब्द हो सकता है आपके लिए, या हो सकता है आप में से कुछ ने पहले ये चीज़ सुनी हो, लेकिन हम इसमें समझेंगे एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है और ये फंडामेंटल राइट से अलग कैसे है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उस चीज़ को हम समझेंगे तो हमें और ज़्यादा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी राइट्स के बारे में। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक बहुत बढ़िया टॉपिक होने वाला है। और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, हमें पता होना चाहिए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, क्योंकि अगर पता ही नहीं होगा तो अगर ये राइट्स हमारे वायलेट होंगे तो आवाज़ कैसे उठाएंगे फिर, है ना। सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है कि हम जाने तो सही कम से कम कि हमारे राइट्स क्या हैं और हमारे फंडामेंटल राइट्स किस तरीके से हमें दिए गए हैं। ठीक है, यही चीज़ हम इस पूरे चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक का नाम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स। इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, इस टॉपिक में 2 केस स्टडी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहली केस स्टडी को पढ़ेंगे और उसमें थोड़ा सा राइट्स के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी केस स्टडी को पढ़ेंगे और उसमें जो राइट्स हैं, राइट्स दिए गए हैं, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर फाइनली कंक्लूड करेंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स क्या है, क्या होती है, राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों हमें राइट्स मिलने चाहिए। हम इस चीज़ को समझेंगे और फाइनली कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। चलिए एक बार देखते हैं, मैं रीड करूँगी, बहुत सिंपल सी केस स्टडी है। ठीक है, बहुत सिंपल सी केस स्टडी है, जैसे जैसे रीड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं रीड करती हूँ फिर एक्सप्लेन करेंगे। 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स द गवर्नमेंट एंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स। तो क्या हुआ, 1982 में एशियन गेम्स की तैयारी हम लोग कर रहे थे, तो उस टाइम पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम करना था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को एक तरीके से जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया कि ठीक है तुम ये सारा कंस्ट्रक्शन काम करवा लेना। ठीक है, these contractors employed a large number of very poor construction workers from different parts of the country to build the flyovers and stadium। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एम्प्लॉय करा अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से, ताकि वो फ्लाईओवर्स को बिल्ड कर सके, स्टेडियम्स वगैरह बिल्ड कर सके, जो भी कंस्ट्रक्शन काम था वो कर सके। These workers were kept in poor working conditions and they were paid less than the minimum wages decided by the government। ठीक है, क्या हुआ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, वर्कर्स को एम्प्लॉय करा, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको बहुत पुअर वर्किंग कंडीशन में रखा। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मतलब उनके लिए प्रॉपर हाउसिंग भी नहीं थी, ऐसे ही एक प्लेन ग्राउंड पर एक तरीके से वो लोग रह रहे थे, साफ़ पानी भी नहीं था,
या और भी अदर जो कंडीशंस बेसिकली हमें चाहिए होती है वर्किंग कंडीशन के लिए, वो चीज़ नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब उनको पेमेंट देने की बारी आई, दे वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज डिसाइड करके रखती है कि देखो तुम अगर इतना काम करोगे तो इतना तो मिनिमम देना ही देना है, मिनिमम इतना तो देना ही देना है। लेकिन उन लोगों को, पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, जो मिनिमम वेज है उतना भी नहीं दिया जा रहा था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने सेट कर रखी थी उतना दे नहीं रहे थे कॉन्ट्रैक्टर्स उन लोगों को। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका रिस्पॉन्स में क्या हुआ देखते हैं। टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर कंडीशन एंड पिटिशन द सुप्रीम कोर्ट। They argued that employing a person to work for less than the minimum prescribed wages amount to the beggar or forced labor, which is a violation of fundamental rights against exploitation. कुछ सोशल साइंटिस्ट आए, सोशल साइंटिस्ट में हो सकता है कोई प्रोफेसर आया हो, कोई सोशल वर्कर आया हो, जिनको बेसिकली राइट्स के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो वो सोशल साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि अच्छा पुअर जो वर्कर्स है उनकी कंडीशन तो बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब हालत में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और पुअर कंडीशन के साथ साथ में उनको ये भी पता चला कि अच्छा उनको तो बहुत ज़्यादा कम वेजेस दी जा रही है, जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कितना मिनिमम वेजेस उनको मिलेगी उससे बहुत कम दी जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या डाली, एक पिटीशन डाली और बताया कि किस किस तरीके से वर्कर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनको बेसिकली उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अब जब उन्होंने पिटीशन डाली तो उन्होंने क्या बोला, उस पिटीशन में किस बेसिस पर बेसिकली उन्होंने पिटीशन करी, तो उन्होंने रीज़न दिया कि जब इन वर्कर्स को मिनिमम वेजेस से भी कम वेजेस दी जा रही है तो इस चीज़ को कहा जाएगा बेगार या फिर फोर्स लेबर। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहा जाएगा, फोर्स्ड लेबर कहा जाएगा या बेगार कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए था उतना दिया नहीं जा रहा है, तो ये एक तरीके से फोर्स्ड लेबर हुआ, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, एक तरीके से फ्री में काम करवाया जा रहा है, क्योंकि जितनी मिनिमम वेजेस थी उतना तो दी नहीं जा रही है, एक तरीके से बेगर हो गया ये। और क्या है, और ये फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो हमारे आर्टिकल 23 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको आर्टिकल का नाम याद नहीं रखना है, ठीक है, बस सिंपल समझो, एक राइट है जिसको कहा जाता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है ना, उसको ये वायलेट कर रहा है। मिनिमम वेजेस जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी जा रही है, इसकी वजह से उन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। ठीक है, और जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये क्या हो रहा है, ये वायलेट किया जा रहा है उन कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो कोर्ट के पास जब ये पिटीशन गई तो कोर्ट ने क्या करा, द कोर्ट एक्सेप्टेड दिस प्ली एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ द वर्कर्स गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क। कोर्ट ने समझा, चीज़ों को समझा कि अच्छा किस तरीके से राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया। कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये इंश्योर करोगे कि जितने भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको प्रिस्क्राइब्ड वेजेस मिले, उनको मिनिमल वेज मिले, जितना तुमने डिसाइड किया था उतना उनको देना होगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बेसिकली जब वर्कर्स का राइट, मिनिमम वेजेस का जो राइट था उसको एक तरीके से क्या कर दिया गया, वायलेट कर दिया गया कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। और ये पूरा का पूरा जो राइट था वो क्या था कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा था, क्योंकि उनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल रही थी। सो जब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वायलेट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, ये फंडामेंटल राइट है, आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। अगर आप वायलेट कर रहे हो तो फिर दोबारा से हम रिस्टोर करेंगे इस चीज़ को, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको वर्कर्स को उतनी पेमेंट देनी पड़ेगी जितना कि वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने उन वर्कर्स के राइट्स को दोबारा से प्रोटेक्ट किया। समझ में आ गया, ये फर्स्ट केस स्टडी है। अब हम दूसरी केस स्टडी को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति थे मचाल लालुंग, तो उनका नाम मचाल लालुंग था। ठीक है, और वो कहाँ से थे, वो बेसिकली थे आसाम से। तो इनके बारे में क्या दिया हुआ है थोड़ा सा रीड करते हैं एक बार। मचाल लालुंग वॉज 23 when he was arrested. Okay, and he was charged of causing grievous injuries. He was found mentally too unstable to stand trial and he was sent as under trial to Lokpriya Gopinath Bordolai Mental Hospital in Tejpur for treatment. 23 ईयर्स के वो थे, उनको उस टाइम पर अरेस्ट कर लिया गया था मचाल लालुंग को। क्यों अरेस्ट किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक तरीके से चोट पहुंचा दी है, उनको बहुत ज़्यादा दूसरे व्यक्ति के ऊपर अटैक कर दिया, फिजिकली बहुत ज़्यादा इंजरी कॉज कर दी, गंभीर रूप से दूसरे व्यक्ति को घायल कर दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है, तो
जब उन्होंने किसी और के ऊपर अटैक कर दिया तो एक तरीके से दूसरे व्यक्ति का राइट टू लाइफ छीन लिया, एक तरीके से, है ना, उसका राइट टू लाइफ वायलेट कर दिया। तो फिर उनको कोर्ट में पेश किया जाना था। लेकिन क्या हुआ, जब ये पता चला कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल है, ठीक है, वो क्या है, वो मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए उनको अभी कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, इस तरीके से डिसाइड किया गया और बोला गया कि अभी पहले इनका एक बार ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, इनको हम लोग मेंटली ठीक कर लेते हैं पहले, और तब जा करके हम इनको कोर्ट के सामने पेश करेंगे, ऐसा डिसाइड किया गया। और क्या होता है, रीड करते हैं। मचाल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटीज इन 1967 एंड 1996 दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन। मचाल लालुंग रिमेन इन द जुडिशियल कस्टडी। तो मचाल को क्या किया गया, सक्सेसफुली ट्रीट कर लिया गया, क्योंकि उनको वहाँ पर रखा गया था हॉस्पिटल में, तो ट्रीटमेंट कर दिया गया। और डॉक्टर्स ने 2 बार जेल अथॉरिटीज़ को लिखा कि भाई मचाल लालुंग ठीक हो गए हैं, अब उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ठीक है, उनका ट्रायल किया जाना चाहिए, उनको कोर्ट के सामने पेशी करी जानी चाहिए। अगर वो दोषी निकलते हैं तो सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष निकलते हैं तो फिर बरी किया जाना चाहिए उनको, ही शुड बी सेट फ्री। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें लिखी गई, डॉक्टर्स के द्वारा लिखी गई, बट किसी ने सुनी नहीं, ठीक है, किसी ने नहीं सुनी। तो फिर वो लगातार लंबे टाइम पीरियड तक जुडिशियल कस्टडी यानी कि एक तरीके से जेल में ही बंद रहे। मचाल लालुंग वॉज रिलीज इन जुलाई 2005। He was 77 then. He spent 54 years under custody during which his case never came up for hearing. तो जब वो बाहर निकलते हैं जेल से तो वो 77 के हो चुके थे। 23 ईयर्स के थे जब अरेस्ट किया गया था, 77 के थे जब उनको वो जेल से बाहर निकलते हैं। 54 ईयर्स के आसपास उन्होंने कस्टडी में बिता दिए, ठीक है, और उनका केस कभी सुना ही नहीं गया। मतलब बिना केस के सुने ही उनको इतनी लंबी सज़ा मिल गई कि लगभग 54 ईयर्स उनकी लाइफ के वेस्ट हो गए, ठीक है। सो क्या हुआ, फिर उनको फ्री किसने किया, उनको फ्री किया गया NHRC के द्वारा। ही वॉज फ्रीड व्हेन अ टीम अपॉइंटेड बाय NHRC इंटरवीन आफ्टर एन इंस्पेक्शन ऑफ अंडर ट्रायल्स इन द स्टेट। तो NHRC क्या होती है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में दिया हुआ है, हम तब इसको और ज़्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। बस इतना समझो कि ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है, एक ऐसी बॉडी है जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। तो इसने जब NHRC ने देखा कि अच्छा ठीक है, इतने लंबे साल हो गया, इनका तो कोर्ट में पेशी नहीं करी गई है, तो फिर उन्होंने इन मचाल लालुंग की एक तरीके से मचाल लालुंग के को फ्री करवाने के लिए काम करा, और फाइनली NHRC के एफर्ट्स के बाद उनको फ्री किया गया, ठीक है। उनको तब जा करके बाद में आज़ादी मिली, एक तरीके से वो जेल से बाहर आए। तो ये केस स्टडी हमारी सेकेंड केस स्टडी थी। अब थोड़ा सा इस केस स्टडी से चीज़ें समझ लेते हैं कि ये हमारे जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स, वो किस तरीके से ये जो चीज़ है उस टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। मचाल्स एंटायर लाइफ वॉज वेस्टेड, पूरी की पूरी लाइफ वेस्ट हो गई थी। 54 ईयर्स कोई कम ईयर्स नहीं होते हैं, 54 ईयर्स लाइफ के अच्छे खासे जो जीवन का जो लाइफ को जीना था उस टाइम पीरियड के सारे साल तो उन्होंने जेल में बिता दिए, जुडिशियल कस्टडी में बिता दिए। सो इसकी वजह से पूरी की पूरी ऑलमोस्ट एंटायर लाइफ वॉज वेस्टेड। Our constitution gives every citizen the right to life and liberty. This means that every citizen must also have the right to fair and speedy trial. ये 2 important rights हैं, right to liberty, right to life and liberty and right to fair and speedy trial. तो क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 के अंतर्गत, अंडर आर्टिकल 21 हमें एक राइट देता है जिसका नाम है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। और राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में एक और फंडामेंटल राइट आता है, उस चीज़ को हम कहते हैं राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें लाइफ का अधिकार है और हमें लिबर्टी का भी अधिकार है, ठीक है। हमारी लिबर्टी कोई छीन नहीं सकता, हमें लाइफ जीने का भी अधिकार है। और इसके अंदर एक और राइट आता है, और वो राइट होता है कि अगर हमें कोई अरेस्ट करता है तो फिर हमें फेयर और स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए। हमारी जो ट्रायल है, जो कोर्ट में पेशी है, वो स्पीड तरीके से होनी चाहिए और फेयर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मचाल लालुंग का केस तो वैसा का वैसे ही रहा, उनका केस तो कभी आया ही नहीं, उनका ट्रायल कभी हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उनका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक तरीके से वायलेट कर दिया गया, ठीक है। मचाल्स केस शोज व्हाट हैपेंस व्हेन द राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट अवेलेबल इन द प्रैक्टिस। हमें पता है कि हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बट ये मचाल की लाइफ में प्रैक्टिस तो किया ही नहीं गया, क्योंकि इतने साल तक वो जेल में रहे, किसी ने सुना ही नहीं। बार बार डॉक्टर्स ने बोला कि इसको कोर्ट के सामने पेश करो, पता करो कि कोर्ट फिर बाद में जजमेंट देती। फेयर तरीके से अगर होता, सारी चीज़ें स्पीड तरीके से होती, तो उनका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्टेड होता, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी था वो प्रैक्टिस नहीं हो पाया,
ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया गया है, लेकिन रियल लाइफ में मचाल लालूं की लाइफ में ये चीज़ प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होना, उसका रियल लाइफ में प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तभी जा करके उस राइट का कोई मतलब होता है, वरना कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, बट ये चीज़ एक्चुअली में तो नहीं हो पाई ना मचाल लालूं की लाइफ में। तो कहाँ क्या मतलब हुआ फिर उस पर्टिकुलर राइट का? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो चीज़ें मिली है वो रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं तो उनका प्रोटेक्शन भी तो होना चाहिए, वरना तो हर कोई राइट्स को वोलेट करता रहेगा, फिर फ़ायदा क्या है उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो हम ये अंडरस्टैंडिंग हमें इस पर्टिकुलर केस स्टडी से लेनी है। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस देयर वाज आल्सो वायलेशन ऑफ द राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमने फर्स्ट केस स्टडी पढ़ी एशियन गेम्स में जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे पुअर वर्कर्स, उनका भी राइट्स वायलेट हुआ था, है ना, बट इट वॉज चैलेंज्ड इन द कोर्ट। राइट्स वायलेट हुआ तो सोशल साइंटिस्ट ने उस चीज़ को चैलेंज कर दिया कोर्ट में कि इस तरीके से राइट्स वायलेट नहीं किए जा सकते। एंड एज अ रिजल्ट वर्कर्स कुड गेट व्हाट वाज ड्यू टू देम इन द फॉर्म ऑफ देयर राइटफुल वेजेस। तो इसकी वजह से वर्कर्स को जो मिलना चाहिए था, वर्कर्स को राइटफुल वेजेस मिलनी चाहिए थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, गवर्नमेंट इनको राइटफुल तरीके से वेजेस देंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देख ली थी। द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंश्योर्ड जस्टिस टू दीज वर्कर्स। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की जो गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी का मतलब क्या, थोड़ा सा समझ लो। जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये चीज़ फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये चीज़ फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एक फंडामेंटल राइट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है। कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है कि अगर ये राइट किसी भी इंडिविजुअल का वायलेट होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उस राइट को रीस्टोर किया जाएगा। और वो रिस्टोरेशन कौन करेगा, प्रोटेक्शन कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास रेमेडी क्या होगी, क्या स्टेप हम ले सकते हैं, हम जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ताकि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्शन कर सके, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एशियन वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करा। ठीक है, समझ पा रहे हो। और जब मचाल लालूं की बात आ जाती है तो मचाल लालूं के केस में एनएचआरसी ने, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, इस तरीके से जो मचाल लालूं के जो राइट्स थे उसको प्रोटेक्ट करा और उसको मचाल लालूं को फिर फ्री करा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर हम कंक्लूड करें तो जुडिशरी के साथ साथ में कुछ हमारे सामने अदर बॉडीज़ भी होती है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या नेशनल कमीशन ऑन विमेन या नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट। इन सारी कमीशंस के बारे में हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, बस अभी इतना समझ लो कि जुडिशरी के साथ साथ में ये अदर बॉडीज़ भी होती है जो हमारे राइट्स का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, अब हम पूरा समराइज़ कर लेते हैं कि हमने ये 2 केस स्टडी पढ़ी और उससे हमने क्या अंडरस्टैंडिंग करी, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स का को एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। खुद सोचो, अगर वर्कर्स को ये राइट ना होता, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ना होता, मिनिमम वेजेस का राइट ना होता, तो फिर क्या होता, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स उनको उतने ही काम में करवाते रहते, उनसे उतने ही वेजेस में काम करवाते रहते, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहता। लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ था कि तुम, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, एक्सप्लॉयटेशन अगर होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे राइट्स की प्रोटेक्शन में आएगा। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए दोबारा से गवर्नमेंट को बोला गया कि नहीं, तुम वेजेस उसको वापस उतनी ही वेजेस दोगे जितना कि वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इससे हमने ये अंडरस्टैंडिंग ली। सिमिलरली अगर राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी फंडामेंटल राइट ना होता तो क्या होता, मचाल लालूं जेल में ही पड़े रहते हमेशा के लिए, उनको कोई फ्री करवाने आता ही नहीं कभी भी। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये क्या करते हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमें प्रोटेक्शन देते हैं कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा कोई और हमारी लाइफ एंड लिबर्टी को कोई छीनेगा नहीं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए। ये तो केवल 2 राइट्स हैं, हम और भी ज़्यादा डिटेल में बहुत सारे राइट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और हर राइट में हम ये समझेंगे कि ये राइट्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी है। हमने ये समझा पूरे के पूरे टॉपिक में कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। 2 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स के साथ हमने स्पेसिफिकली डील करा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसमें हमने राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल को भी हमने थोड़ा सा समझा और हमने कंक्लूड करा कि राइट्स होने कितने ज़्यादा ज़रूरी है और राइट्स की प्रोटेक्शन कैसे जुडिशरी कर सकता है। जुडिशरी को अधिकार दिया गया है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जुडिशरी के पास हम जा सकते हैं और अपने राइट्स को रीस्टोर कर सकते हैं, अपने राइट्स को दोबारा से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग थी। आई होप आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। और इस तरीके से हमने फर्स्ट टॉपिक को कवर करा है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है बिल ऑफ राइट्स और जो फंडामेंटल राइट्स है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।